सूत के इस धागे ने एक लंबा सफ़र तय किया है। खेत से लेकर हमारे घरों तक इसने बहुतों के सपनों को जिया है। किसान हो या बुनकर, सब ने दिए इसे कई आकार। ताना बाना के रंगों में पिरोकर बांस की ईंट से बना ये साकार। आज हम आपको ले चलते हैं बंगाल के हुगली ज़िले के धनियाखाली गांव में, जहां बरसों से हर घर में बुनकर सूत से एक कविता बुन रहे हैं, जो विश्व में धनियाखाली साड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। धनियाखाली साड़ी के जन्म की भी एक दिलचस्प कहानी है। कहते हैं बंगाल हमेशा से अपने वस्त्रों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। अंग्रेज इस क्षेत्र के हथकरघों की बनाई हुई मलमल और सूती कपड़े को यूरोप ले जाया करते थे, जिससे उन्हें वहाँ काफ़ी मुनाफा भी होता था। 1935 के दौरान इसी मुनाफे में एक अहम भूमिका निभा रहा था धनियाखाली गांव। उन्हीं दिनों हथकरघा वस्त्रों की उपजाऊ भूमि पर धनियाखाली साड़ी का प्रारंभ हुआ। धनियाखाली साड़ीज़ के ओरिजिन के बारे में ऐसे कोई तय बात नहीं है, लेकिन जैसे हम सबको पता है कि बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में धनियाखाली एक जगह है और इस जगह का बहुत इम्पोर्टेंस था, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक वीवर्स का हब माना जाता था। जब वर्ल्ड वॉर 2 में जब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल मार्केट्स पे नहीं रहा और रॉ मटेरियल्स जो बाहर से आती थी वो आना कम हो गई, तभी यहाँ के जो वीवर्स थे उन्होंने इकट्ठा आके कोऑपरेटिव्स बनाई और इसमें धनियाखाली वीवर्स जो थे उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को भी आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत की। धनियाखाली के स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले इस जगह सूत से बनी धोती की भारी मांग थी। धीरे धीरे ये धोतियों की मांग घटने लगी और यहाँ के बुनकरों ने साड़ी की बुनाई शुरू कर दी। क्योंकि ये बुनकर पहले धोती बुनते थे, तो शुरुआत में इन साड़ियों का रंग सफ़ेद और बॉर्डर कसा हुआ होता था। फिर 1942 का दौर आया, जब रंगीन सूत का इस्तेमाल होने लगा और जिसने धनियाखाली साड़ियों को एक नया रंग और रूप दिया, जिसमें समकालीन विषयों, रूपांकनों और पैटर्न की झलक भी देखने को मिली। धनियाखाली साड़ी के इतिहास की तरह इसकी बनावट का तरीका भी काफ़ी विचित्र है। इसे बनाने के लिए एक तरह के बांस का उपयोग होता है, जो बड़ी आसानी से इस गांव में पाया जाता है। फिर डॉबी और जैक्वार्ड तकनीक के माध्यम से विभिन्न डिज़ाइन और रंगों के पैटर्न का उल्लेख इन साड़ियों में मिलता है। তাঁতের শাড়ি তৈরি করতে গেলে 4টে স্টেপ আছে। একটা হচ্ছে সমবায় সমিতি সুতো যে দেয়, সুতোটা বাড়ির মহিলা মানে যে তাঁত বুনবে, তাঁতি স্ত্রী বা তার মা, সেই সুতোটাকে জলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখে অন্তত 12 দিন, 8 দিন, 10 দিন, 12 দিন, এই ম্যাক্সিমাম ভিজিয়ে রাখে। ভিজানোর পর সুতোটা নরম হয়ে যায়। সেটা এবার সাবু জাতীয় মাড়, সাবু বলে, মাড় বা চালের গুঁড়ো, এইগুলোকে আপনার গুঁড়িয়ে সেটা আঠা তৈরি হয়। সেটাকে মাঠটাকে ওই সুতোর মধ্যে মাখিয়ে নেয়, মাখিয়ে সেটা মাঞ্জা হয়ে যায়, মানে সুতো মাড় হয়ে শক্ত হয়ে গেল সুতোটা। সেইটা দিয়ে মেশিন দিয়ে সেটা ভাতায়, সেটা বাড়ির মহিলা করে, ভাতিয়ে নলিটা বাটে। তারপর সেই নলি বাটাটা নিয়ে এই নলিটা নিয়ে, এই নলিগুলো নিয়ে তাঁতি আমাদের কাছে এলো। আমি সেইটা এসে এই ড্রামের মধ্যে সেটাকে গুঁড়িয়ে কাপড়টাকে রেডি করে দিই, নিয়ে রোলের মধ্যে গুঁড়িয়ে দিই। সেটা দ্বিতীয় স্টেজ। তৃতীয় স্টেজ হচ্ছে আছে, সেই ঝাঁপ যে হয়, মাকুটা যে এদিকে যায় ওদিকে যায়, সেই যে পাটা যে প্যাটেল করে উপরে ওঠে নিচে ওঠে আর ছানাটা যে আমাকে টানে, সেই দুটো জিনিস আপনার তৃতীয় স্টেজে করে। আর চতুর্থ স্টেজে হচ্ছে সেই তাঁতি সেই জিনিসটা নিয়ে এসে সেটা কাপড় বুনে, তাঁত বুনে কাপড় তৈরি হয়। इन्हीं प्रमाणिक विशेषताओं के कारण साल 2011 में धनियाखाली साड़ियों को भौगोलिक संकेतक टैग यानी कि जीआई टैग से नवाजा गया। वर्तमान समय में
धनियाखाली साड़ियों को हुगली डिस्ट्रिक्ट के हरिपाल, गुरब, द्वारहाटा, रशीदपुर, अंतपुर और रामनगर जैसे शहरों में बनाया जाता है। तो धोनेखली साड़ीज़ की एक खासियत ये है कि बंगाल और हमारे देश का जो ह्यूमिड क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए बहुत सूट करती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ खास ऐसी है कि वो पसीना तो सोख लेती है, और एक इम्पॉर्टेंट एक खासियत ये है कि धोने के बाद इसका जो टेक्सचर है वो और भी लचीला हो जाता है, उसका जो स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ वो काफ़ी आराम भी देती है। सस्टेनेबिलिटी के एंगल से अगर देखा जाए तो धोनेखली साड़ीज़ का खास इम्पोर्टेंस है। वो हैंड वोवन विदाउट एनी मशीन्स, ना कोई ईंधन का उपयोग करके बनती है। आज देश के कोने कोने में, खासकर पश्चिम बंगाल में, धनियाखाली साड़ी की ख्याति लोगों के पहनावों में झलकती है। दुर्गा पूजा से लेकर पोयला बोईशाख तक बंगाल का हर एक त्योहार इसके बिना अधूरा है। यहाँ के लोगों को जितना लगाव संगीत से है, उतना ही लगाव धनियाखाली साड़ियों से भी, जो कि इनकी सभ्यता का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में धनियाखाली साड़ियों के डिज़ाइन में काफ़ी बदलाव देखा जा रहा है। पारंपरिक बुनकर भी आधुनिक डिज़ाइनों को खुशी से अपना रहे हैं, जो कि इस नए परिवर्तन का प्रमाण है। ধনেখালি শাড়ির এত মানে চাহিদা, তার কারণ হচ্ছে এর যে সানা যে বলেছিলাম, এর সানা হচ্ছে ঘন, ঠিক আছে? তো যেমন 100 শাড়ি তাতে 1900 কাঠি আছে। আপনার একটা শাড়ি কিনলে অন্তত 3 বছর 4 বছর চলে যাবে, টেকসই কাপড়, ঘন। কিন্তু আপনি যে বেগমপুর যাবেন বা ফুলিয়া যাবেন, সেখানে সানা হালকা, 1900 জায়গা পাবেন 1500 1600, মানে সুতোটা হালকা হালকা, তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যাবে। लगता है अब आप भी हमारी तरह इस पौराणिक बुनाई के रंगों में रंग ही गए होंगे। धनियाखाली साड़ी सिर्फ एक साड़ी नहीं है, एक आंदोलन है, स्वदेशी का प्रतीक है, बुनकरों की भावनाओं का, वहनीयता का, देश की विरासत का। ये है हथकरघा साड़ियों की सुनहरी फसल। ये है भारत के बंगाल का कल, आज और आने वाला।